गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12th की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें कल अपन ने एक लेसन कंप्लीट किया था जिसका नाम था फलों के प्रमुख रोग, और 3 रोग अपन ने पढ़े थे, अमरूद का मलानी रोग, नींबू का कैंकर रोग, ठीक है, और बेर का छाछैया रोग। 3 रोग थे हमारे कोर्स में, वो अपन ने पढ़े, ठीक है। आज अपन एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, नाम है जिसका अध्याय 9वां, सूत्रकृमि, गेंगा, गोंगा और स्लग, ठीक है। निमेटोड, स्नेल्स एंड स्लग्स, ठीक है। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आराम से, अच्छे से, ठीक है, कि सूत्रकृमि, गोंगा, स्लग ये क्या होते हैं इनके बारे में, ठीक है। जो गोंगा है ना, वो आपके आगे 12th के बाद जो BSc होगी उसमें आपके एक डिसेक्शन होगा। क्या होगा? डिसेक्शन, यानी जो चीर फाड़ करके आपको इसके अंदर से इसका नर्वस सिस्टम निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन सबसे पहले सूत्रकृमि के बारे में। सूत्रकृमि का सामान्य परिचय, उसकी संरचना, उसका वर्गीकरण और पादपों में वो रोग कैसे फैलाता है, वो अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए सूत्रकृमि अर्थात नेमेटोड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों नेमा और आइड्स से हुई है। 2 शब्दों से हुई है निमेटोड की, देखिए, एक तो नेमा और दूसरा आइड्स। नेमा से तात्पर्य धागे सदृश और आइड्स के रूप से होता है। नेमा का तात्पर्य क्या होता है? नेमा मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? सदृश्य, धागे जैसा, ठीक है, और आइड्स का मतलब आइड्स। अतः इन धागे नुमा परजीवियों को सूत्रकृमि कहते हैं, यानी इनकी संरचना कैसी होती है? एक धागे के समान होती है, ठीक है, जिन्हें अपन परजीवी होते हैं, जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, सूत्रकृमि कहलाते हैं। सूत्रकृमियों का जो शरीर होता है वो बेलनाकार होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है, बेलन का जैसे आकार होता है वैसे। अतः अंग्रेज इसे इलवर्म भी कहते हैं। अंग्रेज इसे क्या कहते हैं? इलवर्म कहते हैं, ठीक है। वहीं अमेरिका में इसे नेमा के नाम से जाना जाता है। नेमेटोड है, हिंदी में इसको सूत्रकृमि कहते हैं, अंग्रेज इसे इलवर्म कहते हैं, अमेरिका में इसे नेमा के नाम से जाना जाता है। जो नेमाटोड है वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। आप लोग पूछ सकता है सवाल, कुछ भी बना सकता है, ठीक है, कि अमेरिका में नेमेटोड को किस नाम से जाना जाता है? नेमा से। जो नेमेटोड शब्द है वो कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है, ठीक है। सवाल आपके लिए कुछ भी बना सकता है, छोटे सवाल। और एक जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा कि अब हमारा जो कोर्स है, ठीक है, जो क्लासें इस सेशन के लिए लगेगी, ठीक है, और जो स्कूलें शुरू हुई हैं उसमें 70% कोर्स ही रखा गया है, यानी 30% जो कोर्स था वो काटा गया है, ठीक है। अपन ने तो वैसे पूरा पढ़ा है, ठीक है, अपन ने तो अब तक 8 के लेसन में जो भी कटे हुए भाग थे उनको भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, अपन फिर से अब 2 ही लेसन हमारे बचे हैं, तो अपन उसको भी कंटिन्यू करेंगे और कुछ छोड़ेंगे नहीं बीच में, ठीक है। देखिए, तो हमने अब तक पढ़ा, देखिए, ग्रीक भाषा का शब्द है नेमा और आइड से बना है। नेमा का अर्थ धागे जैसी संरचना। अंग्रेज इसे इलवर्म कहते हैं, ठीक है, और अमेरिका में इसे नेमा कहते हैं। परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा देखिए, सामान्यतः जो सूक्ष्म क्रमि सदृश्य त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सम्मित बहुकोशिकीय खंडहीन कूटगुहिक अकशेरुक जंतु जो जल या मृदा में मृत जीवी के रूप में अथवा पौधों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं, सूत्रकृमि कहलाते हैं। जल एवं मृदा में तो ये किस रूप में रहते हैं? मरे हुए पदार्थों को, मरे सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और उन पर अपना जीवित रहते हैं, और पौधों और जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं। पौधों और जंतुओं पर क्या रहते हैं? परजीवी के रूप में, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म छोटे होते हैं, क्रमि सदृश एक लट की तरह होते हैं, त्रिस्तरीय, इनकी ऊपरी जो त्वचा होती है 3 स्तर की होती है, द्विपार्श्व सम्मित, यानी इसको काटने पर, इसको एक बीच में से काटने पर 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, यानी 2 तलों में बांटा जा सकता है 2 तरीके से। जैसे ये निमेटोड है, लट की तरह, ठीक है, ऐसा। इसको ऐसे बीच में से काटेंगे तो ये एक भाग और ये दूसरा भाग क्या है? दोनों एक जैसे दिखेंगे। और अगर इसको ऐसे बीच में से काटेंगे, एक जस्ट बीच में से, ठीक है, जो जस्ट बीच में से अपन इसको काटेंगे ऐसे, सॉरी, देखिए, ये इस प्रकार से, ये मान लो निमेटोड है, ठीक है।
इसको एक तो ऐसे काटेंगे अपन तो ये दो बराबर भागों में दिखेगा, और एक ऐसे काटेंगे बीचों बीच में से तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर स्थिति में दिखेंगे। तो इसीलिए द्विपार्श्व सममित, दो तरीके से इसको काटने पर दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। बहुकोशिकीय होता है, ये बहुकोशिकीय होता है, एक कोशिका नहीं बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। खंडहीन होता है, किसी प्रकार का खंड नहीं पाया जाता अंदर। कूट गुहिक होता है, अंदर गुहिका होती हैं, ठीक है। अकशेरुक जंतु है, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, कशेरुक दंड इसमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। जल मृदा में तो मृत जीवी के रूप में मरे हुए पदार्थों पर निर्भर करता है, और जीवित पदार्थों पर पौधों और जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहता है, ठीक है। आवास कौन सा है, आवास एवं वितरण कहाँ कहाँ पे है। देखिए आवास कैसे आवासों में ये पाया जाता है। सूत्रकृमि सभी प्रकार के आवासीय अवस्थाओं में, सभी प्रकार की आवासीय अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे जल में भी पाया जाता है, स्थल में भी पाया जाता है, समुद्र पर भी पाया जाता है, पहाड़ पर भी पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर सूत्रकृमि की लगभग 5 लाख प्रजातियां, अनुमान के अनुसार, क्योंकि काफ़ी तो खोजी जा सकी और काफ़ी अभी खोजनी बाकी है, ठीक है। 5 लाख प्रजातियां, और 5 लाख में से अपन ने अभी तक कितनी, केवल 25,000 प्रजातियों का अध्ययन अब तक किया जा चुका है। केवल 5 लाख में से सिर्फ 25,000 यानी 4,75,000 अभी प्रजातियां तो खोजी जानी बाकी है। 4,75,000 अभी प्रजातियों की खोज ही नहीं हुई है। हमने सिर्फ अभी कितनी प्रजातियों के बारे में पता चला है, 25,000 प्रजातियों के बारे में सिर्फ और सिर्फ। सूत्रकृमि मूलतः स्वतंत्र होते हैं। सूत्रकृमि जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और परजीवी अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ठीक है, और परजीवी अवस्था में भी रह सकते हैं। प्राय पादप परजीवी सूत्रकृमि की औसत लंबाई लगभग 0.2 मिलीमीटर और चौड़ाई देखिए 0.05 मिलीमीटर या इससे भी कम होती है। जो पादपों पर परजीवी के रूप में सूत्रकृमि या नेमेटोड पाए जाते हैं उनकी लंबाई 0.2 मिलीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है 0.05 मिलीमीटर तथा इससे भी कम हो सकती है, ठीक है। पादप परजीवी सूत्रकृमि भोजन के लिए परपोषी पर पौधे के बाह्य, देखिए ये अपने भोजन के लिए परपोषी यानी जिन पौधे पर या जिस जंतु पर ये निर्भर रहते हैं उसमें निर्भर किस प्रकार से रहते हैं, या तो पौधे के बाह्य यानी पौधे के बाहर स्थित रहते हैं और उन पर चिपके हुए रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आंशिक आंतरिक यानी आधा इनका शरीर या तो बाहर होगा या अंदर होगा। एक तो तरीका पूरा बाहर और बाहर से अपना भोजन प्राप्त करते, एक तरीका है इनका भोजन प्राप्त करने का, देखिए। दूसरा तरीका आंशिक अंदर, आधा अंदर और आधा बाहर, और तीसरा है आंतरिक परजीवी के रूप में, एक पूर्णतः अंदर की तरफ, ठीक है। देखिए बाह्य परजीवी के रूप में सूत्रकृमि, जो बाह्य परजीवी के रूप में जो बाहर की तरफ रहते हैं, बाहर की तरफ रह पर पौधे की सतह पर रहकर क्या करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करने वाले जो सूत्रकृमि का जो समस्त शरीर पौधे से बाहर रहता है, यहाँ पे देखो बता दिया, पूरा का पूरा शरीर ही पौधे से बाहर रहता है। केवल सूत्रकृमि का मुख व सिर पौधे के उत्तकों में प्रवेश कर जाता है। जो पौधे की ऊपर वाली ये छाल होती है उसमें क्या करता है, इस छाल को भेद कर थोड़ा सा बस मुंह अंदर चला जाता है जहाँ पर उत्तक होते हैं जाइलम और फ्लोएम के, ठीक है। बस बाकी पूरा शरीर क्या होता है इसके बाहर ऐसे लटका रहता है, ठीक है। आंशिक आंतरिक परजीवी अवस्था में सूत्रकृमि का सिर के साथ साथ शरीर का कुछ भाग भी क्या होता है अंदर चला जाता है, ठीक है, और उत्तकों में प्रवेश करता है। जबकि जो आंतरिक परजीवी अवस्था में क्या होता है, सूत्रकृमि का पूरा शरीर परपोषी पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। पूरा का पूरा शरीर परपोषी पादप कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। देखिए सूत्रकृमि चल एवं अचल प्रकृति के हो सकते हैं। जो सूत्रकृमि होते हैं वो चल यानी या तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं और या फिर अचल प्रकृति के भी हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं। मृतोपजीवी या स्वतंत्र जीवी सूत्रकृमि, जो मृतोपजीवी होते हैं, जो स्वतंत्र जीवी सूत्रकृमि होते हैं यानी मरे हुए जीवों पर निर्भर रहने वाले या फिर स्वतंत्र जीवी सूत्रकृमि जल एवं मृदा में पाए जाते हैं। यानी मृतोपजीवी और स्वतंत्र जीवी कहाँ पाए जाते हैं, जल एवं मृदा में। जब कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, कार्बनिक जो पदार्थ कार्बन से मिलकर बने हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। देखिए सूत्रकृमि पौधे प्राणियों एवं पृथ्वी पर जल, प्राणियों एवं पृथ्वी पर देखिए जल थल नभ सभी अवस्था में पाए जाते हैं। सूत्रकृमि पौधों और प्राणियों पर जो निर्भर रहते हैं वो पृथ्वी के जल में रहने वाले जीवों पर भी सूत्रकृमि अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। थल पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले जीवों पर भी ये पाए जा सकते हैं और नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले जो पक्षियों पर भी ये
सूत्रकृमि पाए जा सकते हैं, जिनके कुछ उदाहरण दे के नीचे दे रखे हैं। खारे जल एवं मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमियों के कुछ उदाहरण हैं जो खारे जल में पाए जाते हैं और मिट्टी में पाए जाते हैं, खारी मृदा में। तो देखिए, कीटोस्टोमा, क्रोमेडोरा, डियोंटोस्टोमा, ये उदाहरण है कुछ खारे जल और मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि। शुद्ध जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमि देखिए, प्लेक्टस, डराइलेमस, निगोलेमस, मोनानंकस, रेब्डाइटिस, ये सूत्रकृमि है जो शुद्ध जल में यानी मीठे पानी में पाए जाते हैं। जैविक परिचायक, इनका प्रयोग देखिए जल, पर्यावरण, प्रदूषक सूचक के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग किस रूप में? जल, पर्यावरण और प्रदूषक सूचक के रूप में किया जाता है, जैसे पेनागिलस और रेडिवाइवेक्स। अब आप कहोगे सर जल, पर्यावरण, प्रदूषण सूचक के रूप में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? तो जल में और पर्यावरण में अगर इनकी वृद्धि, एक स्थान है मान लो हमारा ये जल है, ठीक है, ये तालाब है, तालाब के अंदर अगर इस तालाब में सूत्रकृमि की वृद्धि बहुत ही ज़्यादा हो गई है और हमें साफ दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये सूचक है कि ये अब जल कैसा हो गया है? प्रदूषित हो गया है। ये जल अब प्रदूषित हो गया, ये इसका सूचक है, ठीक है। तो जहाँ इनकी वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अब ये प्रदूषित एरिया है, प्रदूषित वातावरण है। मानव परजीवी जो मानव में रहते हैं, मानव के ऊपर अपने जीवन के लिए निर्भर रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा देना। आपको 1 नंबर का सवाल में पूछ सकता है, 3 मानव परजीवी सूत्रकृमि या निमेटोड के नाम लिखिए। तो देखिए, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, मानव के ऊपर कौन से रहते हैं? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एंट्रोबियस वर्मिकुलेस, वाउचेरिया बेनकोप्टाई, ठीक है, ओंकोसर्का वोल्वोलस, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल व रेकनकुलस मेडिनेंसिस, रेकनकुलस मेडिनेंसिस, ये कुछ मानव पर निर्भर रहने वाले कौन से हैं? निमेटोड हैं। जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाले, जो जीवों का नियंत्रण करने के लिए जो सूत्रकृमि काम में लिए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वो देखिए, जैसे देखिए रोमोनोमर्मरिस कुल्सीवोरेक्स मच्छर नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होते हैं, जो मच्छर के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त रहते हैं। ये जो सूत्रकृमि है रोमोनोमर्मरिस कुल्सीवोरेक्स, वो मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि देखिए टेनरनेमा एवं हेंटेरोबेडाइटिस सूत्रकृमि विशेष प्रकार के जीवाणु फोटोरेब्डस एंड जीनोरेब्डस को कीट गुहा में प्रवेश कर कीटों में सेप्टिसीमिया रोग पैदा कर नियंत्रित करते हैं। ये कीटों के अंदर प्रवेश करके देखिए कौन सा टेनरेमा और हेंटेरोबेडाइटिस नामक जो सूत्रकृमि होते हैं, वो जीवाणु, कौन से जीवाणु? फोटोरेब्डस व जीनोरेब्डस को कीट में गुहा में कीट की गुहा में, इनकी गुफा में प्रवेश करके, यानी इनके शरीर में प्रवेश करके सेप्टिसीमिया नामक रोग पैदा करते हैं। और उन रोगों से क्या होता है? इन जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये हमारे लिए लाभदायक जीव है। पादप परजीवी सूत्रकृमि जो पादपों पर निर्भर रहते हैं, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो पादपों के बारे में ही पढ़ेंगे। पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन से होते हैं? सूत्रकृमि पौधों की जड़ और वायव्य भागों पर संक्रमण करते हैं। जो सूत्रकृमि होते हैं वो पौधों के जड़ों में या जो वायव्य भाग होते हैं, इनके तना, शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल, इन पर निर्भर संक्रमण करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एंगुइना, ट्रिट्रिसाई, मिलोइडोगाइन प्रजातियां, हेटेरोडेरा एवेनी, टाइलेंकुलस, सेमीपेनिट्रास आदि हैं, ठीक है। ये प्रजातियां हैं, ये सूत्रकृमि हैं जो पादपों पर अपने जीवन के लिए निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। आगे देखिए, चर्चा करते हैं उपपरजीवी सूत्रकृमि की प्रजातियां। उपपरजीवी, ये प्रजातियां पौधों की जड़ों की ऊपरी सतह से भोजन प्राप्त करती हैं। जड़ों के पूरा अंदर नहीं जाती, बस ऊपरी सतह पर रहती है, मूल रोम से, ठीक है, इनकी बाह्य परत से, जड़ों की बाह्य परत से भोजन ग्रहण करती है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं, जिससे पौधा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, ठीक है। इनके द्वारा पौधे के भागों पर बनाए गए छिद्रों से दूसरे परजीवी पौधे में प्रवेश कर उसे रोगी बना देते हैं। इनके द्वारा जो पौधे के भागों पर बनाए गए छिद्र होते हैं, पौधे के जो भाग होते हैं उन पर जो छिद्र बनाए जाते हैं, उन छिद्रों से जो दूसरे परजीवी पौधे में प्रवेश करके रोगी बना देते हैं। ये खुद तो प्रवेश नहीं करते हैं, ये जड़ होती है इनकी पौधों की, उनके जो बाह्य भाग होते हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपना खा के यहाँ पर छेद कर देते हैं, ठीक है, छेद कर देते हैं। छेद करने से क्या होता है कि खुद तो प्रवेश नहीं करते, लेकिन दूसरे इन छेदों से दूसरे जो जीवाणु रोगाणु होते हैं वो इन से जो क्षेत्रों से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर पौधों को क्या कर देते हैं? रोगी बना देते हैं।
आगे देखिए, उदाहरण के लिए ऐसे कौन से सूत्रकृमि हैं जो छेदी करते हैं। देखिए सटंट सूत्रकृमि जो टाइलेंकोरिंक्स प्रजाति का सूत्रकृमि है। स्पाइरल सूत्रकृमि जो देखिए हेलिकोटाइलेंकस प्रजाति का है। लांस सूत्रकृमि होता है जो होप्लोलेमस प्रजाति का है। पिन सूत्रकृमि होता है जो पेराटाइलेंकस प्रजाति का होता है। रिंग सूत्रकृमि होता है जो हेमिक्रिको निमेटिड्स प्रजाति का होता है। शीत सूत्रकृमि होता है जो हेमिसाइक्लियोफोरा प्रजाति का होता है। सुई सूत्रकृमि होता है जो लॉन्जीडोरस या पेरालांजीडोरस प्रजाति का होता है। डेगर सूत्रकृमि होता है जो ज्यूफिनिमा प्रजाति का होता है। और स्टबी जड़ सूत्रकृमि होता है जो ट्राइकोडोरस प्रजाति का होता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कुछ सूत्रकृमि जो उपपरजीवी सूत्रकृमि के रूप में होते हैं। उपपरजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब होता है जो बाहरी परत होती हैं जड़ों की, पौधे की, जो जड़ों की मुख्य रूप से जड़ों की जो बाह्य परत होती है उनको कमज़ोर कर देते हैं और उनमें छेद कर देते हैं। वो उन छेदों से क्या करते हैं, अन्य जो रोग कारक होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और पौधों को रोगी बना देते हैं। ठीक है, सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव क्या पड़ता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सामान्यतः सूत्रकृमि से संक्रमित पौधे क्या हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। जो सूत्रकृमि से संक्रमित पौधे होते हैं, अपन कह सकते हैं लक्षण भी है ये सूत्रकृमि संक्रमण के। ठीक है, तो पौधे क्या हो जाते हैं? इससे पीले हो जाते हैं। उचित वृद्धि नहीं होने के कारण बौने रह जाते हैं, पीले हो जाते हैं। उन पौधों की वृद्धि नहीं होती जिससे वो छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, अपनी लंबाई पूरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पौधों में भोजन की कमी के लक्षण करते हैं। इससे क्या होता है? पौधे की सूत्रकृमि के संक्रमण से पौधों में भोजन की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे जड़ें पतली, जड़ें कमी के लक्षण कौन से? जैसे जड़ें पतली रह जाना, कमज़ोर हो जाना, गुच्छेदार हो जाना। क्योंकि जड़ें पतली रहेगी, कमज़ोर रहेगी, आप कहोगे सर गुच्छेदार होने का क्या कमज़ोरी का लक्षण है? देखिए, जड़ों का मेन कार्य क्या होता है? खनिज लवण, जल का अवशोषण। वो जमीन के अंदर जाएगी। ठीक है, अंदर जाने के लिए गुच्छे में तो जाएगी नहीं, उसको लंबा होना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या होना पड़ेगा? लंबा होना पड़ेगा। लेकिन अगर यही जड़ यहाँ पर गुच्छे में रूप में बदल जाए बस, तो वो क्या करेगी? बस इतने से भाग का, और इतने से भाग का जो जल और खनिज लवण कितना सा होगा उनके लिए। उनको तो कार्य क्या है? जमीन के अंदर तक जाकर क्या करता? क्या करना? खनिज लवण और जल का अवशोषण करना। ठीक है, तो ये कमजोरी का लक्षण है। जड़ें पतली होना, कमजोर, गुच्छेदार होना भोजन की कमी के लक्षण है। रोगी पौधों के पुष्प कम लगते हैं, ये भी भोजन के पोषण की कमी के, भोजन की कमी के लक्षण है। पौधों के पुष्प झड़ने की समस्या रहते हैं। ठीक है, भोजन की कमी होगी तो पुष्प झड़ने लगेंगे। फल झड़ जाते हैं। फल संख्या में कम, आकार में छोटे व भार में हल्के हो जाते हैं, जिससे आर्थिक हानि होती है। जो भी फल लगते हैं वो संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और भार में हल्के हो जाते हैं, भार में हल्के रहते हैं। ठीक है, जिससे आर्थिक हानि होती है। जब फल फूल ये फल नहीं लगेंगे तो हम बेचेंगे क्या? खराब फल होंगे तो बिकेंगे क्या? तो इससे हमें आर्थिक हानि होगी, पैसों का नुकसान तो होगा ही होगा। ठीक है, देखिए, सूत्रकृमि की जो अधिकतर प्रजातियां जड़ों एवं पौधों की भूमिगत भागों से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। सूत्रकृमि की जो अधिकतर प्रजातियां होती हैं वो जड़ों और पौधों की भूमिगत भागों से अपना क्या करती हैं? भोजन ग्रहण करती हैं। यानी ज़्यादातर ये किसमें सूत्रकृमि होते हैं? वो जमीन के अंदर जो भाग पाए जाते हैं पौधों के, उन पर अपने भोजन के लिए निर्भर करती है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करती हैं। देखिए, परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो पौधे के ऊपरी भाग पर भी आक्रमण करती है, और कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो क्या करती हैं? पौधों के ऊपरी भाग यानी तना, शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल, उन पर निर्भर रहती हैं। प्राय पादप परजीवी सूत्रकृमियों के अंदर एक खोखली सुई के आकार की रचना होती है। पादप परजीवी क्या होते हैं? जो सूत्रकृमियों के अंदर, पादप परजीवी सूत्रकृमियों के अंदर एक खोखली सुई के आकार की रचना होती है, जिससे पौधों की कोशिका में प्रवेश कराकर पौधे की कोशिकाओं में लार की प्रविष्टि कराकर वह लार में अंदर उपस्थित तत्वों को घोलकर वापस सूत्रकृमि शरीर में सोख लेता है। ठीक है, अब परजीवी सूत्रकृमियों के अंदर क्या होती है? एक सुई जैसी संरचना होती है जो अपने मुंह द्वारा क्या करता है? उस सुई जैसी संरचना को पौधे के अंदर प्रवेश करा देता है। ठीक है, प्रवेश कराने से क्या होगा? उसके अंदर जो सुई जैसी संरचना में जो लार होगी, ठीक है, और लार के अंदर उपस्थित जो घोल होगा वो क्या करता है? पौधे में छोड़ देता है और अपना वापस ये सुई जैसी संरचना शरीर में सोख लेता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में प्राय पादप कोशिकाएं बहुनाभिकीय विशालकाय कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा करने से क्या होता है? जो पादप की एक कोशिकीय
संरचनाएं होती हैं या कोशिकीय पादप की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत नाभिकों की विशालकाय इस कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि कुछ सूत्रकृमियों में कोशिका फूलकर गांठ रूपी संरचना रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ तो विशालकाय में बदल जाती है, यानी एक जगह से जहां प्रवेश कराया वहां की कोशिका बहुनाभिकीय हो जाती है और फूल जाती हैं, और कुछ इस प्रकार से फूलकर गांठ का रूप संरचना गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जहां पर उन्होंने अपनी सुई जैसी संरचना और लार वार सब डाली थी। वो भाग क्या होता है, फूलकर गांठ जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पौधे कमजोर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, पौधे तो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, सूत्रकृमि अप्रत्यक्ष रूप से विषाणु का संवहन करके तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा को कम करके पौधे को हानि पहुंचाते हैं। ये तो था प्रत्यक्ष ऊपर वाला कि वो अपनी सुई जैसी संरचना, उनके शरीर में जो सुई जैसी संरचना पाई जाती है वो पौधों के अंदर डालकर वहाँ की कोशिकाओं में क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में नाभिकीय संरचना बनाते हैं, गांठ रूपी संरचना बनाते हैं। ये तो सामने दिख जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली वो कौन सा कार्य, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ये कई हानिकारक विषाणुओं का संवहन भी करते हैं। ठीक है, और उन विषाणुओं को पौधे के अंदर डाल के रोग फैलाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा को भी कम करते हैं। ठीक है, अब जड़ों में प्रवेश करते हैं, जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, जड़ों के अंदर जो देखिए, जड़ों के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ठीक है, ये जो 2-3 जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन को किस में बदलना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। ठीक है, ये यानी एक जो मुक्त नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन इतनी संख्या में होती है, मुक्त नाइट्रोजन लगभग कितनी 78% हमारे वातावरण में पाई जाती हैं, लेकिन वो हमारे काम की कुछ नहीं होती, पौधों के कुछ काम की नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली ये पौधों के उपयोग में आ ही नहीं सकती। इसीलिए ये जो जीवाणु होते हैं, जो बिजली का कड़कना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकों में जैसे नाइट्रस, NO2, NO3 इनमें बदलती है। ठीक है, और इनको क्या करते हैं फिर पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं और अपने काम में लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन ये जो प्रक्रिया होती है नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलने की, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उनको ये अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। प्रोफेसर J.N. सासर, एक प्रोफेसर है J.N. सासर, 1989 के अनुसार सूत्रकृमियों के कारण फसलों को औसतन 12.3% की हानि होती है। ठीक है, प्रोफेसर J.N. सासर 1989 में बताया, उनके अनुसार क्या होता है, सूत्रकृमियों के कारण फसलों को औसतन 12.3% की हानि होती है। यानी प्रत्येक फसल को क्या होती है, सूत्रकृमियों से कितनी हानि होती है, 12.3% की हानि तो होती ही होती है। ठीक है, अब सूत्रकृमियों की संरचना की बात करते हैं, पौधों पर प्रभाव कैसे पड़ता वो अपन ने देख लिया। अब इनकी संरचना की चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सूत्रकृमि का शरीर जो होता है वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है, खंडहीन होता है, कृमि सदृश्य होता है, और ये दोनों सिरों पर पतले होते हैं। ठीक है, बीच में से तो ये मोटे होते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन सिरों पर क्या होते हैं, ये थोड़े थोड़े पतले होते हैं। एक बेलन नहीं देखा है, बेलन आपने देखा ही होगा, बेलन बीच में से मोटा होता है, ठीक है, और साइडों में पतला होता है। ठीक है, तो ये बेलनाकार होते हैं, खंडहीन होते हैं, खंड कोई नहीं पाए जाते इनमें। ठीक है, सूत्रकृमि के दोनों सिरों पर पतले होते हैं। सूत्रकृमि के शरीर में एक गुफा होती है, गुहा होती है। ठीक है, जो देह भित्ति, जो क्या होती है, देह भित्ति आहार नाल की भित्ति के बीच में स्थित होती है। ये गुफा जो होती है वो किसके बीच में होती है, देह भित्ति, ये बाहर वाली देह भित्ति और आहार नाल अंदर वाली जो भित्ति होती है, इनके बीच में उपस्थित होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें वास्तविक भित्ति का अभाव होता है, अतः ये कूट गुहा कहलाती है। कूट गुहिक होते हैं, इनमें वास्तविक कोई भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, वास्तविक रूप से कोई भित्ति नहीं पाई जाती, कोई परत नहीं पाई जाती, बस हमें ऐसा लगता है कि इनमें कोई ना कोई भित्ति है, इसलिए इनको कूट गुहिक, कूट का मतलब झूठ होता है, झूठी गुहा कह सकते हैं। ठीक है, हमने देखो अभी तक 2 लक्षण पढ़े, ये दोनों तरफ से क्या होता है, पतला होता है, इस तरफ से भी पतला, इस तरफ से, बीच में इसका गुफा होती है। सूत्रकृमि का जो पूरा शरीर अपेक्षाकृत कठोर प्रतिरोधी उपचर्म
के स्तर से ढका होता है। इसका जो पूरा शरीर होता है वो कठोर प्रतिरोधी उपचर्म या क्यूटिकल के स्तर से ढका होता है। यानी किससे ढका होता है? क्यूटिकल से ढका होता है। और क्यूटिकल का स्राव अधिचर्म कोशिकाओं के द्वारा। क्यूटिकल का स्राव कैसे होता है? अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा होता है। देखिए, सूत्रकृमियों में जो कायिक पेशी न्यास का निर्माण चिकनी पेशीय कोशिकाओं से होता है। सूत्रकृमियों में जो कायिक पेशी न्यास का निर्माण होता है वो चिकनी पेशीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, जो अधिचर्म रज्जुओं के बीच स्थित होती है तथा सीधे अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। इनके जो तंत्रिकाएं पाई जाती है उससे डायरेक्टली ये जुड़ी होती है। ठीक है, आगे चर्चा करें अपन इसकी। देखिए, सूत्रकृमियों का जो अग्रभाग होता है, ठीक है, सूत्रकृमियों का अग्रभाग पर आगे की तरफ मुख होता है, हमें पता है, जो दो ओष्ठों और पतले उभार से घिरा होता है। जो दो ओष्ठ यानी दो होठ होते हैं आगे की तरफ इसके, और पतला उभार होता है। ठीक है, सूत्रकृमि का यह क्षेत्र त्रित्रिज्यात्मक होता है। मुख छिद्र पर प्राय 6 ओष्ठ पाए जाते हैं। मुख के छेद में प्राय 6 ओष्ठ पाए जाते हैं, 6 होठ पाए जाते हैं। लिप्स अपने 2 ही है, इसके 6 हैं। ठीक है, 6 होठ लिप्स पाए जाते हैं। सूत्रकृमियों में देखिए, जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक परिग्रसिका तंत्रिका वलय एवं अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से मिलकर होता है। सूत्रकृमियों में जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है एक परिग्रसिका तंत्रिका वलय और अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से मिलकर होता है। ठीक है, यानी बाहर की तरफ जो तंत्रिका वलय होता है और फिर अनुदैर्ध्य जो तंत्रिकाएं होती हैं उन दोनों से मिलकर इसका तंत्रिका तंत्र बनता है। सूत्रकृमि में देखिए, परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। सूत्रकृमियों में जो परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, यानी रक्त ही नहीं पाया जाता, परिसंचरण तंत्र कैसे होगा? और श्वसन तंत्र, श्वसन भी इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, सूत्रकृमि में उत्सर्जन तंत्र आद्य प्रकार का होता है, प्रीमिटिव यानी पुराने टाइप का होता है। इनमें ज्वाला कोशिकाओं का अभाव होता है, ज्वाला कोशिकाएं इनमें नहीं पाई जाती, यानी उत्सर्जन के लिए जो नलिकाएं ज्वाला कोशिकाएं होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। सूत्रकृमियों में देखिए, पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? पाचन तंत्र कैसे होता है? मुख, ग्रसिका, आंत्र, मलाशय व गुदा द्वार। यानी इसकी संरचना में मुख होता है आगे की तरफ, उसके बाद वो ग्रसिका से जुड़ा होता है, फिर आंत्र होती हैं, फिर इनका जो पाचन के बाद कचरा बचता है वो मलाशय में इकट्ठा होता है और बाद में ये गुदा द्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। इन 5 चीज़ों से मिलकर क्या होता है? इनका पाचन तंत्र बनता है। सूत्रकृमियों में देखिए, नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। सूत्रकृमियों में जो नर एवं मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। प्राय जननांग नलिकाकार होते हैं। इनके जो जननांग होते हैं वो नलिकाकार होते हैं। नर जननांग में देखिए, प्राणनिदेशक, वृषण, शुक्रवाहिनी। जो नर जननांग होते हैं उनमें कौन से होते हैं? प्राणनिदेशक, वृषण, शुक्रवाहिनी, गुद्दा, कंटक एवं प्रपुटी जैसे भाग होते हैं। इन भागों से मिलकर क्या होता है? एक नर सूत्रकृमि का जननांग बनते हैं, यानी जनन तंत्र बनता है। और मादा जननांग में देखिए, उनके अंडाशय होता है, अंड नलिकाएं होती हैं, फिर गर्भाशय होता है, गर्भाशय ग्रीवा होती है, भग होती हैं, से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए, मादा जननांग में अंडाशय द्विअंडाशयी, एकल अंडाशयी के प्रकार के होते हैं जो जनन छिद्र में खुलते हैं। मादा जननांग में देखिए, जो अंडाशय होता है वो द्विअंडाशयी, यानी अंडाशय का एक जोड़ा हो सकता है जो दोनों मिलकर किस में खुलेंगे? गर्भाशय में, जनन छिद्र में खुलते हैं। या फिर एकल अंडाशय, किसी में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, किसी में 1 अंडाशय पाए जाते हैं, इतना समझ लो। ठीक है, और इनके जो दोनों मिलकर इनका जो छिद्र कहाँ से खुलता है? जो प्राय जनन छिद्र में खुलते हैं। मादा अंड प्रजक तथा अंड जरायु जो होती हैं तथा विदलन निर्धारी एवं सूत्रकृमि का विकास निर्मोचन के द्वारा होता है। मादा जो होती है वो अंड प्रजक होती है। ठीक है, मादा अंड प्रजक होती है, यानी अंडे देने वाली होती है, अथवा अंड जरायु जो होती है, यानी अंडों के बाद, अंडे देने के बाद उनमें से क्या होता है? उनमें से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट सूत्रकृमि निकलते हैं, कोई लटवट के बीच की अवस्था नहीं होती। तथा विदलन निर्धारी और सूत्रकृमि का विकास निर्मोचन के द्वारा। इसका विदलन जो निर्धारी होता है, एकदम निर्धारित होता है कि इतने विखंडन होंगे, इतने विभाजन होंगे। ठीक है, और सूत्रकृमि का विकास निमोचन के द्वारा होता है, यानी ये अपनी त्वचा को उतारती है। निर्मोचन, जैसे सांप अपनी केंचुली उतारता है ऊपर से, वैसे ये भी क्या करते हैं? अपने ऊपर से त्वचा का निर्मोचन करते हैं, उतारते हैं अपनी त्वचा को।
सूत्रकर्मियों में देखिए पूंछ वाले क्षेत्र में प्रपुटी पाई जाती हैं जो मैथुन क्रिया में नर द्वारा मादा को पकड़ने में सहायता करती हैं। नर सूत्रकर्मियों में देखिए पूंछ वाला जो क्षेत्र होता है उसमें प्रपुटी बुरसा पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है मैथुन क्रिया में मादा को पकड़ के रखता है, ठीक है, मादा को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः सूत्रकर्मी 0.5 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। सामान्यतः जो सूत्रकर्मी होते हैं वो 0.5 से 4 मिलीमीटर तक यानी आधे से लेकर 4 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। और सबसे जो छोटे सूत्रकर्मी होते हैं वो पैराटाइलेंक्स की लंबाई 0.2 मिलीमीटर व सर्वाधिक लंबे सूत्रकर्मी की लंबाई होती है 11.0 मिलीमीटर, जिसका नाम है पैरालोंगिडोरस। सबसे छोटे का क्या नाम है? पैराटाइलेंकस, ठीक है, और सबसे बड़े का नाम क्या है? पैरालोंगिडोरस। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है। सवाल 1 नंबर का पूछा जा सकता है, सबसे छोटे का क्या नाम है सूत्रकर्मी का, सबसे बड़े का। तो सबसे छोटे का है पैराटाइलेंकस और सबसे बड़े का पैरालोंगिडोरस, ठीक है। सूत्रकर्मियों का जो शरीर होता है पार्श्व रूप में 2 भागों में विभाजित होता है, किंतु प्रजनांग जो जननांग होते हैं, जननांग भागों तथा उत्सर्जन नली क्षेत्रों में समरूपता नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनका शरीर पार्श्व रूप में 2 भागों में विभाजित होता है। 2 भागों में अगर बांट दे अपन, 2 तरीके से इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, मैंने आपको बताया। इस प्रकार से अगर ये सूत्रकर्मी है तो ऐसे बीच में से काटेंगे तो ये 2 बराबर भाग होंगे, और ऐसे बीच में से काटेंगे तो 2 बराबर ये भाग होंगे, ऊपर नीचे वाला, ठीक है। लेकिन होता क्या है, 2 बराबर भागों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक तरफ जननांग रह जाता है और दूसरी तरफ जननांग नहीं रहते हैं, क्योंकि जननांग एक ही तरफ पाए जाते हैं, तो ये इनमें थोड़ी सी विषमता पाई जाती है। ल्यूमन के क्षेत्र में त्रिज्या औष्ठ भाग में षट त्रिज्या व शरीर के अन्य भागों में चतुष्त्रिज्या समरूपता दिखाई देती है। ल्यूमन के क्षेत्र में त्रिज्या, ठीक है, इनका एक क्षेत्र होता है ल्यूमन, उस क्षेत्र में त्रिज्या, औष्ठ भाग में षट त्रिज्या व शरीर के अन्य भागों में चतुष्त्रिज्या समरूपता पाई जाती है। 4 त्रिज्याओं की समरूपता पाई जाती है। फिर है सूत्रकर्मियों का वर्गीकरण, ठीक है। सूत्रकर्मियों के वर्गीकरण भी अपन देख लेते हैं आज। देखिए सूत्रकर्मियों का वर्गीकरण, सभी सूत्रकर्मी संघ निमेटोडा के सदस्य हैं, जो प्राणी जगत का भाग है, ये जो प्राणी जगत के भाग हैं, ठीक है। निमेटोडा संघ को वर्ग, गण, कुल, उपकुल, अपर कुल, उपकुल, अपर उपकुल, वंश, जाति में वर्गीकृत किया जा सकता है। निमेटोडा एक पूरा संघ है, उस संघ को इतने भागों में वर्ग, गण, कुल, उपकुल, अपर कुल, उपकुल, वंश, जाति आदि में भी अपन बांट सकते हैं। निमेटोड संघ को 2 वर्ग सिसरनेसिया व एडिनोफोरिया में बांटा जाता है। जो निमेटोड संघ होता है उसको 2 वर्गों में बांटा जाता है, सिसरनेसिया और एडिनोफोरिया में, ठीक है। और डायलेमिडा के अतिरिक्त सभी पादप सूत्रकर्मी वर्ग सिसरनेसिया के कुल डाइलेकेडिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब डाइलेकेडिका कुल के अंतर्गत आने वाले परजीवी सूत्रकर्मियों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है, ठीक है। ये इनका वर्गीकरण का दे रखा है। संघ निमेटोडा को हमें पता है 2 वर्गों में बांटा गया है, सेसरनेंसिया और एडिनोफोरिया को, ठीक है। सेसरनेंसिया को गण में बांटा गया है, गण टाइलेकिडा और डोरिलेमिडा, ठीक है। अब इस टाइलेकिडा गण को 2 उपगणों में बांटा गया है, उपगण में भी बांटा गया है। देखिए टाइलेकिना और उपगण और कौन सा है? एफेलेंकिना, जिसमें कुल कौन सा है? एफेलेंकिडाइडी, वंश कौन सा है? एफेलेंकोडाइड्स, कुल कौन सा? एफेलेंकिडी, और वंश कौन सा है? एफेलेंकस, ठीक है। तो ये इसमें एक तरफ उपगण में एफेलेंकिना में एक ही चीज़ है, बाकी टाइलेंका को और आगे विभाजित किया गया है। ये निमेटोड्स के वर्गीकरण। अब उपगण को इसको अधिक कुल में बांटा गया है और बड़े कुलों में, ठीक है। 3 बड़ों कुलों में देखिए, एक तो टाइलेंका कोइडिया, दूसरा है हेंटेरोडेरियोडिया, ठीक है, तीसरा है क्रिकोनिमेटोडिया, ठीक है। अब इसमें अधिक कुल टाइलेंकोइडिया में देखिए कुल कौन सा? टाइलेंकिडी, वंश एंगुइना डिटाइलेंकस, कुल होलोलेमिडी, उपकुल होप्लोलेमिनी, वंश होप्लोलेमस, उपकुल रोटाइलेंकिनी, वंश रोटाइलेंकस हेलिकोटाइलेंकस, उपकुल देखिए रोटाइलेंकुली, फिर उसके बाद वंश रोटाइलेंकुस लेंकुलस, ठीक है। ये पहले कुल में देखिए टाइलेंकिडी, उसमें 2 वंश रखे गए। दूसरा कुल है होलोलेमिडी, उसमें कुछ वंश और उपकुल रखे गए हैं। तीसरा कुल है देखिए टाइलेंको राहिनकिडी, ठीक है, उसमें उपकुल टाइलेंको राहिनकिनी और वंश टाइलेंको राहिनकस में बांटा गया है। चौथा है कुल प्रीटिलेंकिडी, उसको देखिए उपकुलों प्रीटिलेंकिनी व वंश प्रीटिलेंकस में बांटा गया है।
दूसरा आदिकुल है हेटेरोरोडिया, ठीक है, कुल हेटेरोडेरी, उपकुल हेटेरोडेरिनी व वंश हेटेरोडेरा व ग्लोबोडेरा में बांटा गया है। दूसरा कुल इसमें रखा गया है, देखिए मिलोइडा गाइनिडी, वंश मिलोइडोगाइनी में बांटा गया है। अधिकुल देखिए क्रिकोनिमोडिया, कुल क्रिकोनिमेटेडी, उपकुल प्रेटेलैंकिनी, वंश पेराटाइलेंकस, कुल टाइलेंकुडी व वंश टाइलेंकुस में बांटा गया। ये अलग अलग कुल और अधिकुलन इसमें बताए गए, उन कुलों में आने वाले वंश उपकुलों को बांटा गया जो हमें बताए गए हैं। आगे आने वाले देखिए गेहूं का मूल्य रोग अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इससे सूत्रकर्मियों से होने वाले रोगों की चर्चा करेंगे आने वाले क्लास में। उम्मीद करता हूं जो अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।